नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ निधि वासंदानी मौजूद है। यहां पर आप जरा देखिए, यह खबर इसलिए डराने वाली है क्योंकि ईरान जिस तरह से लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इस युद्ध के हालात के बीच इसके बाद सवाल यह है कि क्या अब परमाणु युद्ध होकर रहेगा? क्या ईरान अब परमाणु युद्ध से, परमाणु विध्वंस से ही मानेगा? कहने के लिए 4 दिन की शांति और इस कथित शांति का आज दूसरा दिन है, लेकिन आगे क्या होगा किसी के पास कोई जवाब नहीं। जी हाँ, हर कोई खौफजदा इस वक्त है, दहशत में है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि अभी इजराइल और हमास जंग में सिर्फ इंटरवल हुआ है। जी हाँ, क्लाइमेक्स बाकी है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए 5 किरदारों के आगे के प्लान के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इजराइल और हमास जंग को लेकर ईरान सिर्फ मुखर ही नहीं है, ईरान की एटमी तैयारी ने रफ्तार भी पकड़ ली है। सामने आई जानकारी आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, विध्वंस की एक और आशंका इजराइल के प्लान की वजह से है। इजराइल का पूरा उत्तर गाजा प्लान हम आपको डिकोड करके बताएंगे कि क्या है, लेकिन हमास भी पीछे नहीं है। हानिया कस्में खा रहा है, कहते हैं कि 4 दिन का युद्ध विराम हमास को रीग्रुप होने का मौका दे सकता है। और इस बीच इन 4 दिनों में हिजबुल्लाह भी अपने आप को एक बड़ा मौका इससे देख रहा है अपने आप के लिए। उत्तर इजराइल पर लेबनान की धरती से बड़े हमले की प्लानिंग का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा किरदार अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट में अपने हितों को नजरअंदाज नहीं होने दे सकता और इस वजह से वॉर में जो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। जी हाँ, चलिए पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है ईरान। वॉर की आड़ में ईरान को मिल रहा है फायदा। IAEA ने कहा है कि सहयोग नहीं कर रहा है ईरान। US, फ्रांस, जर्मनी, UK का भी आरोप इसमें लगा है कि ईरान सहयोग नहीं कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर काफी आगे बढ़ गया है ईरान। ये बहुत बड़ा आरोप है। IAEA की तरफ से एक साफ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें US, फ्रांस, जर्मनी, UK ने अपनी शिकायतें सामने रखी हैं कि परमाणु कार्यक्रमों पर काफी आगे बढ़ चुका है और किसी की नहीं सुन रहा ईरान। और आइए अब ये देखते हैं कि IAEA और पश्चिम की ओर से ईरान को लेकर क्या कुछ कहा गया है और क्यों ये जो खबर है ये चिंता बढ़ाने वाली पूरी दुनिया के लिए। तो आप जरा देखिए, एटमी ईरान भविष्य खौफनाक है। परमाणु कार्यक्रम पर काफी तेजी के साथ ईरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद IAEA की तरफ से कहा गया इजराइल हमास वॉर की वजह से एक्शन भी संभव नहीं है। जी हाँ, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल की डील अधर में है इस वक्त, ये बताया जा रहा है। और ईरान के पास IAEA की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया आपको बता रहे हैं। ईरान के पास बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम है और ये सीमा से ज्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा स्टॉक ईरान ने इकट्ठा कर लिया है। यह यूरेनियम एटमी वेपन ग्रेड के बताए जा रहे, यानी कि इससे परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में साफ ये भी कहा गया है कि ईरान के पास 3 एटम बम जितना यूरेनियम इकट्ठा है, इतना स्टॉक है ईरान के पास। तो ये रिपोर्ट से वाकई बड़ा खुलासा होता है और एक तरह से दहशत भी बन गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। चतुर्वेदी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो ईरान है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहावत कही जाती है, वो पीछे से प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और अब तो एटॉमिक एनर्जी की तरफ से साफ अंदेशा जताया गया है कि परमाणु का प्रयोग किया जा सकता है, इस हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। ईरान बढ़ा रहा है अपनी लिमिट। निधि, ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं बहुत सही हैं, लेकिन मेरा जो एज ए मिलिट्री मैन कह सकता हूं कि ये सब प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती हैं दोनों तरफ से। ईरान की तरफ से दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, और दूसरों को कि ईरान कभी परमाणु बम ना बना पाए। इस तरह से भी होता है। मैं नहीं समझता कि परमाणु बम का कभी इस्तेमाल होगा, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी, विवश परिस्थितियाँ होंगी, और ये कभी नहीं होगा। परमाणु अगर यूज़ भी किए जाएंगे तो एक कहीं ऐसे इलाके में जहाँ पे कि आबादी और दूसरे लोगों को ज़्यादा खतरा ना हो।
यहाँ पे अगर किया गया तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हर देश, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सब पर, और अधिकतर वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और वो सबका ज़्यादा नुकसान होगा, इजराइल का तो बहुत कम होगा। ये चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि परमाणु युद्ध इस इलाके में होगा कभी, लेकिन ज़रूर इसका एक दूसरे को डराने के लिए, हाँ, डराने बिल्कुल वीके चतुर्वेदी सर, आप बिल्कुल अभी ये नहीं लगता है, लेकिन सवाल ये उठना बहुत लाजमी है कि फिर आखिरकार क्यों गुपचुप तरीके से, इतने सीक्रेट तरीके से लगातार अपनी परमाणु क्षमता को ईरान बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इजराइल को लेकर रूस का सनसनीखेज दावा। इजराइल के पास एटमी हथियार संभव है, रूस की तरफ से कहा गया। तुर्की के जरिए यह जानकारी मिली है, रूस का यह दावा। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से यह बहुत बड़ा बयान ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर। और आइए देखते हैं कि रूसी विदेश मंत्रालय ने और क्या कुछ कहा है। क्या कहना है रूसी विदेश मंत्रालय का? इजराइल के पास एटमी हथियार है और इजराइल के पास एटमी हथियार होने की आशंका है। देखिए, रूस ने तुर्की से मिले सिग्नल का हवाला दिया है। तुर्की से मिले संकेतों में एटमी हथियार होने की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा इजराइल के पास संभावित एटमी वेपन पर तुर्की बेहद सतर्क है। एर्दोआन ने कहा वैश्विक मंचों पर ये बात रखेंगे। रूस मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री करने के पक्ष में है और ये मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के हित में भी दिखाई दे रहा है। जो सोर्स है वो रूसी विदेश मंत्रालय है। तो देखिए रूस किस तरह से अपने यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और एक्टिव होता चला जा रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आप इस परिस्थिति में इस पैमाने पर क्या देखते हैं? जो रूस की भूमिका है वो किस तरह से सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर रूस के संदर्भ में हम देखते हैं तो रूस अपने आप से एक वेस्ट के खिलाफ, नाटो के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जिस तरीके से नाटो ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, निश्चित रूप से एक थ्रेट को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है रूस। जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात आती है, देखिए बात मान के चलिए, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना सकता है तो ईरान तो ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा क्षमता है, और ईरान के पास में भी वही टेक्नोलॉजी और वही यूरेनियम आ सकता है जो पाकिस्तान के पास आया है। चीन के साथ आज बेहतर संबंध है, और जिस तरीके से ईरान ने रशिया को इस वॉर में, जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उसमें मिसाइल, ड्रोन, हर तरीके का जो सपोर्ट किया है, तो निश्चित रूप से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और यूरेनियम है उसमें भी ईरान को रशिया का सपोर्ट मिलेगा। एक तरीके से जो न्यूक्लियर बम बनाया जाता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिटरेंस होता है कि आपके पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, क्योंकि इसमें थ्रेट थ्योरी काम नहीं करती कि बैलेंस ऑफ थ्रेट, तो मिलिट्री और मिसाइल्स का बैलेंस होता है। न्यूक्लियर में आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, आपको भी नुकसान होगा, उनको भी, तो एक डिटरेंस तैयार किया जा रहा है ईरान के माध्यम से। और तो ये रशिया और ईरान किसके खिलाफ है और किससे ईरान को बड़ा खतरा है, ये दुनिया भी जानती है। और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान कभी भी कोई बड़ा धमाका कर दे, इस बात का खतरा भी लगातार जाहिर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, बदले हालात में ईरान को मिला बड़ा मौका, एटमी कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का मौका मिला। दो जंग ने बदल दिए सामरिक समीकरण, रूस की करीबी से मजबूत हो गया है ईरान। इजराइल हमास वॉर ने दूसरा मौका दिया है ईरान को। और आपको बता दें, आइए आप समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले यूक्रेन वॉर और अब हमास इजराइल वॉर की वजह से कैसे ईरान के लिए एटमी प्रोग्राम पर जो बढ़ना है वो आसान हो गया है ईरान के लिए। कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। ये एटमी मौका है दरअसल करुणा ईरान के लिए। पश्चिमी मजबूरी, मिडिल ईस्ट के बदले हालात, इजराइल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल निधि, और ये देखिए तुर्की का रुख क्या है, खुलकर इजराइल के खिलाफ तुर्की नजर आ रहा है, और नेटो देश है तुर्की, बड़ी बात ये, और नेटो कंट्री से एकदम अलग तुर्की का रुख है। जी हाँ, यूक्रेन वॉर के बाद हालात दरअसल बदलते हुए दिखाई दिए और दुनिया खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दी। रूस अब ईरान के ज्यादा पास नजर आता है, ज्यादा करीब नजर आता है। वहीं मुस्लिम राष्ट्र क्या अमेरिकी रुख से असहज हैं, अनकंफर्टेबल हैं जो मुस्लिम देश हैं। गाजा पर हमले से नाराजगी भी है। बिल्कुल,
तो ये तमाम जो बातें हैं वो इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही। वीके चतुर्वेदी सर, देखिए ये बात तो हो गई कि डेटरेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के सामने भी बहुत बड़े खतरे हैं जो वो खुद को देखता है, चाहे वो इसराइल का हो चाहे अमेरिका का हो। लेकिन जिस तरह से ईरान गुपचुप तरीके से लगातार संवर्धन करता रहा, अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाता रहा, क्या यही ईरान कभी भी गैर जिम्मेदाराना रुख भी दिखा सकता है? कभी कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला ले सकता है क्या परमाणु हथियारों को लेकर? गैर जिम्मेदाराना जरूर एक गलत असामाजिक तत्वों के हाथों में भी ये जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लीडरशिप नेतृत्व है वो सब समझते हैं परमाणु बम की क्या विनाशकारी परिणाम होते हैं। वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और मानवता के अगेंस्ट सारे इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, डेटरेंस के तौर पर ये कंटिन्यू रहेगा, इसको यूज किया जाएगा कि हम बनाने वाले हैं या बन गए हैं, इस तरह की खबरें आती रहेंगी। सर, जो पोजीशन रूस की थी रूस यूक्रेन वॉर के समय, वही पोजीशन क्या ऐसा नहीं लग रहा है ईरान भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही कहा निधि आपने, ये बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटजी है, वही एक नीति है। रूस ने भी इंक्लूडिंग कुछ अपने परमाणु वेपन्स को मूव भी कर दिया था बेलारूस की तरफ। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हुई और यहाँ भी इस तरह की खबरें आएंगी, इस तरह के पोजीशनिंग होगी कि हम लोग कुछ करने वाले हैं बहुत। लेकिन एक्चुअल में मैं नहीं समझता कि कोई परमाणु वेपन्स को कभी इस्तेमाल बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को। इजराइल में बंधक रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली बंधकों का जबरदस्त स्वागत हुआ है। जितने भी होस्टेज छूटे, ये देखिए जबरदस्त स्वागत हुआ है। स्वागत के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोगों ने हाथ में झंडे लेकर स्वागत किया है। जो बंधक हमास के कब्जे से छूटे, उनका स्वागत हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न। इजराइल की जेल से छूटने पर जश्न कैसे मनाया गया? आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। बंधकों के बदले छूटे हैं कई फिलिस्तीनी। 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। कल जो 13 बंधक और इसके साथ साथ जो जानकारी सामने आई कि थाईलैंड के भी नागरिक को छोड़ा गया, इसके बाद उसके बदले में इजराइल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। और जैसे ही ये पहुंचे उसके बाद कैसे जश्न मनाया फिलिस्तीनियों ने, ये तस्वीर आपके सामने। और आइए दोनों तस्वीरें एक साथ देखते हैं कि कैसे बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर दोनों ओर से जश्न मनाया गया। देखिए बंधक और कैदियों की अदला बदली हुई, एक्सचेंज हुआ। हमास ने छोड़े बंधक और इजरायलियों का जश्न सामने आया। इजराइल ने छोड़े कैदी, फिर फिलिस्तीनियों का जश्न सामने आए। दो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त माहौल किस तरह का हो रहा है युद्ध भूमि पर। बेशक सीज फायर है, लेकिन उसके बाद भी अभी युद्ध थमा नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें एक राहत की और खुशी की सामने आती है। और देखिए एक और बड़ी खबर, आखिरकार इजराइल के 13 बंधक रिहा हुए। हमास ने 11 विदेशी बंधक भी इसके अलावा छोड़े। हमास ने बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। राफा क्रॉसिंग जो कि मिस्र और गाजा के साथ लगती हुई है, वहां से इन सभी बंधकों की रिहाई की गई। हेजिरा में एयरफोर्स बेस पर सभी बंधक पहुंच गए हैं, जहां पर सभी का मेडिकल चेकअप करवाया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की जब राफा क्रॉसिंग के जरिए, ये देखिए इन गाड़ियों के अंदर, एम्बुलेंसेस के अंदर ये तमाम विदेशी बंधक हैं जो कि हमास के चंगुल में थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रिहाई को लेकर और क्या डिटेल्स सामने आई है। जंगी उन्माद 63 आजाद, 24 बंधक और 39 कैदियों को आज़ादी मिली है। क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ जहां 24 बंधक हमास की तरफ से छोड़े गए, 39 कैदी छोड़े गए इजराइल की तरफ से। डील के तहत 13 इजरायली नागरिक छोड़े गए। जी हाँ, हमास ने 11 विदेशी बंधकों को भी छोड़ा है। थाईलैंड के 10 और फिलीपींस का एक बंधक भी रिहा किया गया है। विदेशी नागरिकों की रिहाई डील का हिस्सा नहीं थे ये थाई नागरिक, और इजराइल ने बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। रोजाना 13 इजरायली और 39 फिलिस्तीनी अब छूटेंगे। दोनों ओर से 4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आप जो ये देख रहे हैं बंधक डील के तहत, पहले आया कि शुरुआती जैसे ही डील हुई, अनाउंस हुई, उसके शुरुआती 15 मिनट में हमला कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बंधक डील पटरी पर आई है, दूसरा दिन है और 4 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें साफ है इसमें। पहली बात कि इजराइल जब
जब इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, आईडीएफ ने जब अपना ऑपरेशन शुरू किया तो आर पार की लड़ाई लड़ने का ऑपरेशन था, हमास को ख़त्म करने का बिल्कुल एकदम मकसद लेके आके बढ़े थे। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर था इजराइल पे भी कि आप सीज़ फायर कीजिए, आप 4 दिन का सीज़ फायर कीजिए और जो उसमें जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़िए और जो बंधक बनाए गए हैं हमास को उनको छोड़िए, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे आ चुका था। तो ये बात मान के चलिए कि इजराइल कभी भी गिव अप करने के मूड में अभी भी नहीं है, हमास के खात्मे के लिए वो डिटरमाइंड है। बात दूसरी आती है कि क्योंकि इजराइल को एक संदेह हमेशा है कि अगर 4 दिन का सीज़ फायर हो जाएगा तो हमास के जो लड़ाके हैं उनको एक तरीके से एक जीवन दान दोबारा मिलेगा, अपने आप को रिकंसोलिडेट कर पाएंगे और दोबारा से एक काउंटर ऑफेंसिव इजराइल के खिलाफ तैयार कर पाएंगे, जो कि वो अभी उनको मौका नहीं दिया गया था, जो घेराबंदी हो गई थी। आप लेबनान बॉर्डर को देखिए कि किस तरीके से लेबनान बॉर्डर पर शीतलता आ गई है। तो हमास को एक एग्जिट मिलेगा अपने आप को रिकंसोलिडेट करने का, वो इजराइल कभी देना नहीं चाहता। निश्चित रूप से एक वेलकमिंग स्टेप है और एक इससे पीस की तरफ, डायलॉग की तरफ, डिस्कशन की तरफ मामला जाएगा कि आप दोनों चलिए ठीक है। लेकिन हालांकि देखना होगा कि बंधक रिहाई हो पा रही है, इसलिए सीज़ फायर है, लेकिन इंडिकेशन यही है कि 4 दिन के इस युद्ध विराम और शांति के बाद फिर बहुत बड़ा भवंडर आने वाला है, बहुत बड़ा विध्वंस मचने वाला है। एक और बड़ी खबर, हमास ने 3 फिलिस्तीनियों को मारा, वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनियों की हत्या की है। इजराइल के लिए काम करने का आरोप इन पर लगा है। तो वेस्ट बैंक से ये बहुत बड़ी खबर, जहां पर 3 फिलिस्तीनी इन पर आरोप लगा मुखबिरी का। 3 फिलिस्तीनियों को कैसे मारा है, लोगों ने इनको पकड़ा और इसके बाद मौत के घाट उतार दिया। कौन थे ये लोग? ये सभी हमास के समर्थक थे जिन्होंने 3 फिलिस्तीनियों पर आरोप लगाया कि वो आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना की मदद कर रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने इन तीनों फिलिस्तीनियों को मार दिया। और एक और बड़ी खबर, हमास के कब्जे से छूटे सभी बंधक स्वस्थ हैं। आज रिहा होने वालों की लिस्ट भी सामने आई है कि आज कौन कौन रिहा होगा। आज कुछ बच्चे भी रिहा होंगे, उनकी रिहाई भी होगी। आज भी 13 बंधकों को हमास छोड़ेगा। और आइए देखते हैं कि बंधकों की दूसरी लिस्ट को लेकर और क्या क्या डिटेल सामने आई है। दूसरा दिन है और दूसरी लिस्ट भी जारी होगी जिसमें बंधकों के नाम होंगे। बंधकों की दूसरी लिस्ट आ गई है। आज भी 13 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। करुणा, बिल्कुल, आज रिहा होने वालों की लिस्ट हमास की तरफ से दी गई है। सेकेंड लिस्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ परिवार वालों को ही ये जानकारी दी गई है। यहाँ कल छूटे सभी बंधक पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ये बताया जा रहा है। अस्पताल में जांच के बाद ये जानकारी दी गई, क्योंकि सभी बंधकों को छुड़ाया गया है और जो जिन बंधकों का मेडिकल कराया गया वो सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और संजय भारद्वाज सर हमारे साथ है। संजय भारद्वाज सर, सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जब तक बंधकों की रिहाई होती रहेगी तब तक सीज फायर होगा? क्योंकि अभी समझौता 50 और उस तरफ से वर्सेस 150 का हुआ है। क्या इसके बाद ये कंटिन्यू करेगा, या फिर जो आशंका है, जो बयान दिए गए हैं कि हमास का खात्मा जब तक नहीं हो जाता तब तक जंग और भीषण होगी? देखिए, बात मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और बंधक, जैसे कि इसमें कुछ थाईलैंड के लोग भी बंधक थे, तो और देशों के लोग भी बंधक है। निश्चित रूप से इजराइल पे भी एक प्रेशर है कि आप पूरा बंधकों को छुड़ा लीजिए। और इजराइल भी ये बात चाहता है कि जब तक बंधक नहीं छूटेंगे तब तक आप उसको एक प्रिसाइज और सेलेक्टिव ऑपरेशंस करिए। आप ग्राउंड पे भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिए कि इजराइल डिटरमाइंड है कि जो हमास, क्योंकि बहुत बड़ा एक खतरा है, खाली हमास का खतरा नहीं है, इससे आप हिजबुल्ला, आप हूती, आप आईएस, सीरिया, इन सब के हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ। और पूरे इजराइल ने जो एक इंडिकेट किया था कुछ दिनों पहले कि ये अगर इजराइल इसमें हारता है, डिफीट होता है, तो अगला खतरा यूरोप है। यूरोपियन कंट्रीज निश्चित रूप से इस बात को, इस कंसर्न को समझते हैं और इजराइल के। लेकिन संजय भारद्वाज सर, 50 बंधकों की रिहाई के बाद तो प्रेशर और बिल्डअप होगा इजराइल के ऊपर कि जब तक सभी 240 ना रिहा हो जाएं तब तक आप इस युद्ध विराम को जारी रखें। बहुत संक्षेप में, फिर बड़ी खबर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि जो इजराइल और जो बाकी देशों के लोग जो बंधक हैं, निश्चित रूप से उनके छुड़ाने का प्रयास है। इसीलिए 4 दिन का सीज फायर बिना मन के, बिना चाहते हुए इसको भी डिले किया, एक दिन डिले किया, दूसरे दिन डिले करने के मूड में, तो निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायलॉग का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन हमास के साथ इनकी कोई सिंपैथी नहीं है, उनके प्रति एक क्रैकडाउन का अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया है। बहुत बड़ी
बड़ी बात भारद्वाज सर आपने कही कि संवाद का रास्ता तो बनाया जा रहा है, लेकिन वाकई संवाद हो पाएगा 4 दिन बाद, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी आपके पास चतुर्वेदी सर। एक बड़ी खबर बता दें, युद्ध विराम के बाद गाजा का नया वीडियो सामने आया है। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर सामने आ रहा है। बमबारी में ज्यादातर घर तबाह हो चुके हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो चुका है। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी वो सब जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इलाका है जो पूरी तरह से खंडर में बदलता जा रहा है। कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं, तो कई अभी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो चुका है। ये बानगी है, ये जो तस्वीरें हैं, ये बानगी है इस युद्ध की कि कितना नुकसान हुआ होगा। और देखिए, उत्तरी गाजा से एक और बड़ी खबर। उत्तरी गाजा को लेकर यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर रोक लगा दी गई है। खान यूनिस के लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। दक्षिणी गाजा इलाके में है खान यूनिस। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मूव करते हुए नजर आ रहे थे, उत्तरी गाजा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा जाने पर रोक लगाई गई है। खान यूनिस के लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। खान यूनिस जो कि दक्षिणी गाजा में पड़ता है, और लोग यहां से जब जाने की कोशिश करने लगे तो उनको रोका गया। दक्षिणी गाजा इलाके में है खान यूनिस। और आइए अब देखते हैं कि उत्तरी गाजा को लेकर और क्या कुछ कहा गया है। जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स कि क्या कहा जा रहा है नॉर्थ गाजा को लेकर। इजरायली सेंसर्स यहां लगे हुए हैं। खान यूनिस का नागरिक बोला है, हमें गाजा सिटी जाने से रोका जा रहा है। कल ही चेतावनी जारी की गई थी, पर्चे फेंके गए थे आसमान से। हम अपने बच्चों को देखने जाना चाहते हैं, ये एक नागरिक कह रहा है। हम गरीब हैं, बच्चों तक खाना पहुंचाना है हमें। अब आरोप क्या ये लग रहा है कि जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो दक्षिण से उत्तरी गाजा में नहीं जाने दे रही है लोगों को। और क्या हुआ था ये आप जानिए। इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, हम जानते हैं। उत्तरी गाजा से 11 लाख के आसपास लोग दक्षिणी गाजा की तरफ शिफ्ट कर गए थे, और ये जानकारी सामने। अब आप देखिए, उत्तरी गाजा को लेकर इजराइल की सख्ती से कुछ बड़े और गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उन सवालों पर फटाफट गौर कर लेते हैं। तो इजराइल का मिशन उत्तर गाजा ये साफ नजर आ रहा है। आईडीएफ दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर आखिर क्यों रोक लगा रही है? क्या इजराइल अब उत्तरी गाजा से कब्जा छोड़ने वाला नहीं? जी हाँ, क्या उत्तरी गाजा को लेकर एक भीषण जंग तय नजर आ रही है? क्या ये इजराइल के हमास पर दबाव की रणनीति है? बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल क्या और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा? यही सवाल लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर मैं आपसे पूछूंगी। ये 4 दिन के बाद क्या होगा? क्या इजराइल चुप बैठेगा? क्योंकि इजराइल के एक नेता की तरफ से कहा गया कि ये तो अल्प विराम है, युद्ध अभी रुकेगा नहीं। तो क्या हमास फिर रीग्रुप करने की कोशिश करेगा इन 4 दिनों में? निधि, जब भी इस तरह के ब्रेक मिलते हैं 4 दिन के लिए, ये सब रीग्रुपिंग, कंसोलिडेशन, इन सब चीज़ों के लिए दोनों, इवन इजराइल कर रहा होगा, क्योंकि इजराइल का भी इतने दिनों से लड़ाई में जारी है, तो उसको भी थोड़ा समय चाहिए। एक बैटल में टैक्टिकल एंड लॉजिस्टिक पॉजेस की ज़रूरत पड़ती है। इस पॉज का उसमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 4 दिन का जो अभी अल्प विराम है ये कंटिन्यू रहेगा। सर, ये जो बैरियर लगाया कि उत्तरी गाजा नहीं जाने दे रहे, ये क्यों लगाया जा रहा है? ये स्ट्रैटेजी के तहत है? बिल्कुल नीति के तहत है। वो उत्तरी गाजा पे इजराइल अपना कब्जा छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमास सोचता है कि वो वहाँ पे दोबारा आ जाएगा, नहीं आ सकता। पूरा गाजा पट्टी में तो सोचता हूँ इजराइल का एक एम प्लस है, एंड स्टेट है। इजराइल गाजा पट्टी पर अब अपना प्रशासन चलाएगा, अपना अधिकार रखेगा। बाकी सब लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, वो एट ए लेटर स्टेज पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमास का दोबारा वहां पे अधिकार और कंट्रोल रहेगा, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमास का अंत जो कि बहुत बिल्कुल, और सर सिर्फ उत्तरी गाजा नहीं बल्कि पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करके रहेगा। हम संपूर्ण विनाश हमास का किया जाएगा, ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए उत्तरी गाजा में तो जमकर विध्वंस मचा है। भले अभी 4 दिन की शांति है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे लगातार वहां पर बमबारी की गई है, और उत्तरी गाजा से तो लोग भाग करके दक्षिणी गाजा में गए, अपनी जान को बचाना था। तो फिर अब ये क्या हो रहा है? क्यों लोग दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा का रुख कर रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है? क्या
या 40? देखिए दो बातें साफ साफ है। पहली बात की जो इजराइल आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो फेज वाइज ऑपरेशन है कि वो एक तरीके से एक क्षेत्र को अब कंट्रोल में ले चुके हैं, वहाँ से हमास को भगा चुके हैं, खदेड़ चुके हैं। दूसरी बात कि निश्चित रूप से जो गाजा और फ़लस्तीन के लोग हैं उनको ये एक एप्रीहेंशन है कि अगर नॉर्थ गाजा में हम अपना दोबारा से दावेदारी नहीं रखेंगे, जाएंगे नहीं, तो हमेशा के लिए नॉर्दर्न गाजा है वो इजराइल के पास चला जाएगा। तो ये जो टसल है, जो एक कैलकुलेशंस दोनों तरफ से हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इजराइल कि नहीं साउथ गाजा में जो लोग हैं नॉर्थ गाजा में नहीं जाएं, उसमें एक तो ये है कि हमास के लोग नॉर्थ गाजा में नहीं आए, दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर लें, और दूसरी बात कि जो इजराइल का जो कब्जा है वो कब्जा कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। तो निश्चित रूप से बहुत सेलेक्टिव, बहुत फेज वाइज ऑपरेशंस इजराइल कर रहा है। एग्री किया है, 4 दिन का एक ब्रेक दिया है, 4 दिन में अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रेशर को सब एक्सेप्ट करते हुए ये काम किया है, लेकिन हमास के प्रति अभी भी इंटॉलरेंट है। दबाव के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है इजराइल, लेकिन हमास को कमजोर नहीं समझा जा सकता। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में गाजा के लिए प्रदर्शन हो रहा है, टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन हो रहा है, गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा में नरसंहार का आरोप लग रहा है और इसीलिए अमेरिका तक ये जो आग है प्रदर्शन की वो फैल चुकी है। गाजा के समर्थन में प्रदर्शनकारी उतरे हैं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चतुर्वेदी सर, ये प्रदर्शन की जो आग फैली अमेरिका तक, ये बताती है कि लोगों में नाराजगी है और लोग भी खेमे में बढ़ते हुए जा रहे हैं। मुल्क बेशक अमेरिका हो, वो इजराइल का साथ दे रहा हो। बिल्कुल सही कह रही हैं निधि आप। ये मानवीय एक मूल्यों के ऊपर एक प्रहार हुआ है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री एम अचीव करना चाहते हैं तो आप एक आम नागरिक को इस तरह का तबाही का मंजर नहीं दिखा सकते, और वो हुआ है नॉर्थ का वजह। तो इस तरह से इजराइल के ऊपर प्रेशर है कि वो सिविलियन टारगेट्स को ना एंगेज करे, क्योंकि इसमें बहुत तबाही हुई है। अब मैं समझता हूँ इजराइल के लिए 3 मुख्य उद्देश्य हैं। डी-रेडिकलाइज द गाजा पूरा, डीमिलिटराइज फ्रॉम अदर्स हमास वगैरह का, एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों चीजें इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये काम करना पड़ेगा, और इजराइल को, पूरे विश्व को इसमें उनका सहयोग देना पड़ेगा। जी चलिए ठीक है वीके चतुर्वेदी सर, तो हम देख रहे हैं कैसे एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश भी की जा रही, ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका पर भी, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा है। और अब उतरे इजराइल का एक खास वीडियो आपको दिखाते हैं जहां हिजबुल्लाह को सीधी चुनौती दी जा रही है। इजरायली लेबनान बॉर्डर पर पहुंचकर डांस पार्टी कर रहे हैं और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें। संजय भारद्वाज सर भी हमारे साथ है। संजय भारद्वाज सर, हिजबुल्लाह के साथ भी फ्रंट खुला हुआ है, हिजबुल्लाह हमले करता है इजराइल पर, इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पर। आज जब सीज फायर है, शांति है गाजा में, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आम इजरायलियों की तरफ से, जब वो हिजबुल्लाह के सामने आंख में आंख डाल करके और उसको चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं? देखिए 2 बातें हमको यहाँ समझनी पड़ेगी। पहली बात कि जो ये पोलराइजेशन दिख रहा है समाज में, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, क्या ये आतंकवाद के समर्थन में है? नहीं, आतंकवाद के सब लोग खिलाफ में है, और हमास का जो स्ट्राइक हुआ है या आतंकवादी जो गतिविधि हुई है उसके सब खिलाफ में। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, और जो आम जनता, जो सिविलियंस हैं, इनोसेंट हैं, उनके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फलस्तीन नहीं, मैं देखेंगे, मैं आप ही की बात मैं वहीं पे आ रहा हूँ, इसी पॉइंट। ऐसा लग रहा है लोग जनादेश दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को भी टारगेट करो, टारगेट करो। निश्चित रूप से मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है, और यहाँ पे जो जस्टिस की लड़ाई
लड़ाई है, जो टू नेशन की लड़ाई है, जो पीस और नेगोशिएशन की लड़ाई है, वो पीछे जा रही है और सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है। इजराइल आतंकवाद के हमास के खिलाफ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह साथ दे रहा है, ईरान साथ दे रहा है, हुती साथ दे रहा है और आईएस और सीरिया साथ दे रहे हैं। तो आतंकवाद का अगर इतना बड़ा मुखौटा हो जाएगा तो उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इजराइली कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग समर्थन हमास को मिला है वो हिजबुल्लाह से मिला है, कनेक्टेड है हिजबुल्लाह और हमास एक दूसरे से। तो और संजय भारद्वाज सर, ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ ये मैसेज, ये जो वार्निंग है वो हिजबुल्लाह को नहीं दी जा रही, बल्कि खुद इजराइल को और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी ये मैसेज आम इजरायली दे रहे हैं कि आतंकवाद के सामने झुकना नहीं है। भले ही अभी सीज फायर हो, इस युद्ध को रोका गया, लेकिन आतंकवाद का, हर तरह के आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करके रखना है।